हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। मैं हूँ आपका अपना अजय और आप देख रहे हैं अजय ITI एजुकेशन। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था, BTSC बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के द्वारा जो वैकेंसी निकाले गए थे डिप्लोमा एवं डिग्री लेवल का, डिप्लोमा एवं इंजीनियरिंग का जो लेवल का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसका हमने बताया था कि 18 को इसका फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा और इस फुल नोटिफिकेशन में उसकी क्या भर्ती प्रक्रिया होगी, उसका क्वालिफिकेशन क्या होगा, कौन से ब्रांच वाले किस पोस्ट में अप्लाई कर पाएंगे, इन सारी तमाम जानकारियों के लिए अभी इसका फुल नोटिफिकेशन आ चुका है और आज 19 सितंबर से यह फॉर्म अप्लाई होना भी शुरू हो चुका है। इसको 1 महीना के लिए ओपन किया गया है इसके वेबसाइट को, तो आप आज से लेके 18 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं। तो इन तमाम जानकारियों को लेकर आज आपके सामने उपस्थित हो, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक, जहां आपको बताया जाएगा सारी भर्ती का जो प्रोसेस होने वाला है, प्रक्रिया होने वाला है, ये किस तरह से होगा। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, BTSC का जो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे एक लिंक ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, जहां पे साफ लिखा हुआ है कि अप्लाई ऑनलाइन फॉर एडवर्टीजमेंट नंबर 38 to 52 2023 ट्रेड इंस्ट्रक्टर फॉर वेरियस पोस्ट डिग्री एंड डिप्लोमा। ये जो लिंक है, इसी लिंक के द्वारा यहां से आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ये जो इंटरफेस है ऑलरेडी जब ITI लेवल का वैकेंसी आया था उसी समय तैयार किया गया था। ठीक है, तो ITI लेवल का जो वैकेंसी था वो एडवर्टीजमेंट नंबर 7 2023 से लेके आपको 32 तक था। ठीक है, सॉरी 30 तक था। ठीक है, जो कि 4 जुलाई से प्रारंभ हुआ था, 3 अगस्त को खत्म हो गया था। आज जो हम बात करेंगे, यहां से जो क्रिएट हुआ है सीरियल नंबर 32 एडवर्टीजमेंट नंबर 38/2023, यहां से आप इसको जब देखेंगे तो इसमें जो नया लिंक तैयार हुआ, यहां से आप साफ देख सकते हैं कि जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कैटेगरी वाइज, ग्रुप वाइज बांटा गया है। जैसे अगर आप इलेक्ट्रिकल ग्रुप से डिप्लोमा अथवा बीटेक किए हैं, इलेक्ट्रिकल ग्रुप का मतलब हुआ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो ब्रांच होता है, इसके अलावा वायरमैन से संबंधित जो ब्रांच होता है, मतलब इलेक्ट्रिकल ग्रुप का जो होता है उसको एक ग्रुप में डाला गया है। इस चीज को समझने के लिए आप यहाँ साफ गौर कर सकते हैं 38 नंबर जो एडवर्टीजमेंट है अपना 38/2023, इसमें देखिए कौन कौन से ट्रेड को एक ग्रुप बनाया गया है। ये मैकेनिकल ग्रुप है। कौन कौन सा ट्रेड, जो मशीनिस्ट हो गया, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर टेक्नीशियन, ड्राफ्ट्समैन, मैकेनिकल, फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट एंड ग्राइंडर, इन सारी ब्रांच से अगर आप डिप्लोमा अथवा बीटेक किए हुए हैं तो आप इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, कैटेगरी नंबर 38 में। ठीक है, जो कि 19 तारीख से अप्लाई हुआ है। इसका लास्ट डेट 18 अक्टूबर को है और पेमेंट वगैरह का भी लास्ट डेट है। यहाँ आप साफ एडवर्टीजमेंट क्लिक करके निकाल सकते हैं और इस लिंक के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, जो ऑनलाइन अप्लाई दिया हुआ है। तो आज हम बात करने वाले हैं ये जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी की भर्ती प्रक्रिया क्या होगी और कौन से ट्रेड के लिए हम अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ 38 नंबर में मैकेनिकल ग्रुप कहलाता है, ये 39 नंबर जो निकाला था ये मैकेनिक ट्रैक्टर का स्पेशल निकाला गया है। अगर आप इस ब्रांच से किए हैं डिप्लोमा अथवा बीटेक तो आप इसके लिंक पर जाएंगे। 40 नंबर में बात करेंगे मैकेनिकल, मोटर मैकेनिकल, मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग, मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर, मैकेनिक डीजल, ये सबको अलग रखा गया है ब्रांच में। 41 एडवर्टीजमेंट नंबर जो है बिल्डर का है। इसी तरह से 42 हो गया प्लम्बर का, 43 फाउंड्री मैन का, 44 हो जाएगा टेक्नीशियन मैकाट्रॉनिक्स ब्रांच का, 45 एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी एंड 3D पेंटिंग। 46 की अगर बात करेंगे तो ये अपना इलेक्ट्रिकल ग्रुप है। ठीक है, 46 की अगर बात करेंगे तो ये अपना इलेक्ट्रिकल ग्रुप है, जिसमें आप देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, सोलर टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल इत्यादि ब्रांच से अगर आपके पास डिप्लोमा अथवा बीटेक का सर्टिफिकेट है तो आप इसमें इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखेंगे 47 है मैकेनिक्स कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस के लिए, 48 हो जाएगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नीशियन स्मार्ट एग्रीकल्चर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नीशियन स्मार्ट सिटी। नेक्स्ट है ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए स्पेशल है 49। 50 नोटिफिकेशन नंबर,
ये जो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, ICTS जिसको बोलते हैं। और नेक्स्ट जो है 51 ये सर्वेयर के लिए। और जो लास्ट वाला है 52 कैटेगरी नंबर 52 बाय 2023, इस पे आप गौर करेंगे, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के लिए स्पेशल भर्ती निकाला गया है। मतलब ITI में जो इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाएंगे या वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस WCS पढ़ाएंगे, इनके लिए एक स्पेशल कैटेगरी वाइज बांट के रखा गया है। तो इनमें कौन से ब्रांच वाले भर सकते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो इससे पहले हम चलते हैं, एक नोटिफिकेशन निकालते हैं, एक नोटिफिकेशन इलेक्ट्रिकल ग्रुप का देखते हैं। उस नोटिफिकेशन के अंतर्गत जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं, क्या क्या कहता है, उसको हम लोग गौर करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल ग्रुप जो है 40 सीरियल में 46 कैटेगरी नंबर है। तो यहां से अगर इसका हम एडवर्टीजमेंट को डाउनलोड करते हैं, इस एडवर्टीजमेंट को डाउनलोड करते हैं, तो इस प्रत्येक ट्रेड वाइज ब्रांच वाइज अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है, और सभी नोटिफिकेशन में, सभी PDF में आपको जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं सब समान है। अंतर क्या रहेगा आपका, अंतर ये रहेगा आपका ब्रांच वाइज जो है सीट का कितना पोजीशन है, सीट का क्या पोजीशन है, इसका अंतर है। ठीक है, बाकी सिलेक्शन प्रक्रिया एग्जाम वगैरह सभी का सब ब्रांच के लिए सेम है, एक्सेप्टेड WCS वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसका हम लास्ट में बात करने वाले हैं। ठीक है, उसका भर्ती प्रक्रिया या जो भी आएगा प्रोसेस है वो बाकी सबसे अलग है, इसीलिए उसका हम लास्ट में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रिकल ग्रुप का। तो जैसे ही आप PDF ओपन करेंगे, आप यहाँ साफ देख पाएंगे, व्यवसाय अनुदेशक के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापन, ये फुल नोटिफिकेशन आ चुका है, जो कि BTSC ऑफिशियल वेबसाइट पर 19/9/23 से 18 अक्टूबर 23 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। इलेक्ट्रिकल ग्रुप में अगर हम बात करेंगे कि हमारा जो वेतनमान अथवा पे ग्रेड की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल ग्रुप में जो भी ट्रेड था उसमें जो वेतनमान आपको मिलने वाला, कितना मिलने वाला, 9300 to 34,800 वेतनमान इसका रहेगा, जिसका ग्रेड पे 4200। और ये लेवल जो है लेवल 6 का जॉब रहेगा। ठीक है, लेवल 6 में ग्रेड पे 4200। इसको अगर कैलकुलेट किया जाए इन हैंड सैलरी की अगर बात करेंगे हम कि हमारे हाथ में कितना सैलरी मिलेगा, तो लगभग आपको 60 प्लस इसमें सैलरी मिलने वाला है। ठीक है, 60 to 65 स्टार्टिंग सैलरी इसका होने वाला है, 4200 पे ग्रेड की अगर हम बात करते हैं तो। ठीक है, और इसमें जो आपको योग्यता चाहिए, इस ग्रुप के लिए जो योग्यता चाहिए इलेक्ट्रिकल ग्रुप में अप्लाई करने के लिए, वो क्या चाहिए, यहाँ पर 2 पार्ट में बांटा गया है। प्रत्येक ब्रांच को 2 पार्ट में बांट दिया गया है। 2 पार्ट कहने का मतलब जो क्वालिफिकेशन लेवल है डिप्लोमा का भी और बीटेक का भी है, तो ये 2 भाग में बटा हुआ है। अगर हम पहले बीटेक की बात करेंगे तो साफ लिखा हुआ है कि आपने जो 4 वर्षीय इंजीनियरिंग कोर्स किया है, ठीक है, कौन कौन सा ग्रुप में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जो 4 वर्षीय इंजीनियरिंग का डिग्री लिया है, वो संस्थान आपका जो है AICTE से अप्रूव्ड होना चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से। 4 वर्ष का कोर्स, तो जो विश्वविद्यालय अथवा संस्थान होता है वो कौन सा होना चाहिए, AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है, ये क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। बीटेक अगर है तो इन बीटेक के अलावा आपके पास 1 साल का अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ आप साफ देख सकते हैं, राज्य सरकार, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी उद्योग, इंडस्ट्री से संबंधित क्षेत्र में काम करने या किसी संगत तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षक के रूप में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। मतलब भारत सरकार के किसी संस्थान में या आप राज्य सरकार के किसी भी संस्थान में 1 साल का आपका इस ब्रांच से संबंधित किसी भी टाइप का इंडस्ट्री में 1 साल का अनुभव होना चाहिए। अनुभव सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, या तो इंडस्ट्रियल हो या 1 साल का अध्यापक अथवा प्रशिक्षक का भी चलेगा। ठीक है, किसी भी कॉलेज में अगर आपने 1 साल तक समय दिया है, पढ़ाया है, तो वहां से जो एक्सपीरियंस है वो भी आपका वैलिड रहेगा, उसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो तीसरा कंडीशन है ये CITS कोर्स की बात है। CITS क्या होता है, क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। ये जो कोर्स है ITI से लेकर के डिप्लोमा से लेकर के बीटेक एमटेक वाले सभी लोग करते हैं, और यह जो कोर्स है ये आपका ऐच्छिक होता है, आपका इच्छा है तो करें, नहीं इच्छा तो नहीं भी कर सकते हैं। तो जिन्होंने भी CITS कोर्स कर रखा है
उनके लिए बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है? यहाँ साफ लिखा हुआ है, प्रशिक्षण एवं शिक्षण देने के लिए अधिमानी अर्हता संबंधित व्यवसाय में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम CITS का 1 वर्षीय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ठीक है। और अथवा में लिखा हुआ है, नेक्स्ट जो है डिप्लोमा लेवल की बात कर रहा है। तो यहाँ पे CITS सर्टिफिकेट को लेकर के आप घबरा नहीं जाए। ठीक है, आपको घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि डिप्लोमा हो या ITI हो या बीटेक हो, ठीक है, उसमें से 80% लोग CITS का कोर्स नहीं करते हैं। तो अगर वो लोग इस नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तो यहाँ तीसरा नंबर कॉलम को जैसे ही पढ़ेंगे घबरा जाएंगे कि अरे ये क्या हुआ, मेरे पास तो CITS का कोर्स का सर्टिफिकेट तो है ही नहीं, इसका मतलब क्या मैं अप्लाई नहीं कर पाऊंगा? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे आपको पता चलेगा। एक नोट दिया हुआ है, नोट में साफ मेंशन किया हुआ है कि अगर आपने अभी CITI कोर्स नहीं किया है, CITS का कोर्स, तो आफ्टर सिलेक्शन आप 3 साल के अंदर उस कोर्स को पूरा कर लेना है। इसके लिए आपको स्पेशल छुट्टी दिया जाएगा। तो इसको पढ़ के घबराना नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिप्लोमा लेवल की, जिसको पॉलिटेक्निक कहते हैं। ठीक है, डिप्लोमा लेवल की अगर बात करेंगे तो जिस प्रकार से बीटेक वालों के लिए 1 साल का अनुभव सर्टिफिकेट चाहिए, उसी प्रकार से डिप्लोमा वालों के लिए कितने साल का चाहिए? 2 साल का चाहिए। और जो शैक्षणिक अर्हता है वो तो रहेगा ही आपका किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। इसके अलावा राज्य सरकार, भारत सरकार के किसी भी मान्यता प्राप्त उद्योग संस्था अथवा टेक्निकल अध्यापक प्रशिक्षक के रूप में कितना साल का? 2 साल का अनुभव होना चाहिए। बीटेक वालों के लिए 1 साल का, डिप्लोमा वाले के लिए 2 साल का। और दोनों में कंडीशन क्या है? CITS कोर्स, इसमें भी 1 साल का CITS कोर्स का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो जैसा कि हमने बताया 3 साल के अंदर आपको कंप्लीट करके देना है। इसके लिए स्पेशल छुट्टी दिया जाएगा। जो हमने बताया वो यहाँ नोट 2 में लिखा हुआ है। नोट 1 में लिखा हुआ है कि आपने जहां से भी बीटेक अथवा डिप्लोमा किया है वो विश्वविद्यालय संस्थान जो है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है, AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। और ये दूसरा कंडीशन है, इसको आप PDF में अच्छे से पढ़ लेंगे। इसमें वही चीज लिखा हुआ है कि जिनके पास CITS का डिग्री नहीं है वो अगर सिलेक्शन होते हैं तो उनको 3 साल का मौका दिया जाएगा और स्पेशल छुट्टी भी दिया जाएगा। जाके आपको वहां 1 साल का कोर्स करना है और सर्टिफिकेट सबमिट करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अगर इसमें सीट पोजीशन को देखेंगे ग्रुप 9 में, जो इलेक्ट्रिकल ग्रुप का हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें अगर सीटिंग पोजीशन की बात करेंगे, वैकेंसी का क्या स्टेटस है, तो पदों की कोटिवार विवरणी में आप साफ देख पाएंगे कि इलेक्ट्रिकल ग्रुप तो है। ठीक है, बीटेक अथवा डिप्लोमा वालों के लिए इलेक्ट्रिकल ग्रुप तो है, ग्रुप नंबर 9, लेकिन इलेक्ट्रिकल ग्रुप में ITI में अलग अलग ट्रेड है। जैसे कि ITI में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो जाता है, वायरमैन हो जाता है, इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, सोलर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल हो जाता है। इस तरह से ITI का 5 ट्रेड है। इन 5 ट्रेड में इलेक्ट्रिकल ग्रुप वालों का ही सिलेक्शन लेना है। ठीक है, चाहे वो बीटेक हो अथवा डिप्लोमा हो। लेकिन यहाँ पे जो सीट का पोजीशन है ITI के ट्रेडों के अनुसार दिया हुआ है। तो जैसा कि देख सकते हैं आप, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए टोटल सीट कितना है? 178। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में कितना सीट है? 178 सीट है। और प्लस में 178 का 35% बिहार सरकार के नियमानुसार महिलाओं के लिए आरक्षित है। यहाँ आप देख सकते हैं 35% महिलाओं के लिए आरक्षण। ठीक है, तो 35% महिलाओं के लिए आरक्षण है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 178 सीट ये पुरुष वालों के लिए हो गया प्रत्येक कैटेगरी का। ठीक है, इसके अलावा महिला के लिए 35% 60 सीट है। ठीक है, ये जनरल का हो गया, आपको यहाँ देख सकते हैं। पुरुष के लिए 178 में 71 सीट अनारक्षित है पुरुष का। EWS के लिए 18 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए 29 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए EBC के लिए 32 सीट है, पिछड़ा वर्ग के लिए 21 सीट है और पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए स्पेशल 5 सीट है। इस तरह से देखा जाए
तो टोटल 178 सीट है और प्रत्येक कैटेगरी में 35% आरक्षण महिला का है। इसीलिए आरक्षित कैटेगरी में 71 को अगर जनरल का है तो उसमें से 25 को किसका रहेगा, महिला का रहेगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में 18 में से 5 महिला का रहेगा कैटेगरी वाइज। ठीक है, अनुसूचित जाति में 29 में से 11 रहेगा इत्यादि। इसी प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का। तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में भी कितना सीट है, 133 सीट है पुरुष का, 46 है महिला का। इसी प्रकार बात करेंगे वायरमैन में 20 है पुरुष का, 6 है महिला का। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन ये सब नया चैप्टर जोड़ा गया है आईटीआई के क्षेत्र में। इलेक्ट्रिकल में नया नया चैप्टर आया है अकॉर्डिंग टू डिमांड के अनुसार, सोलर टेक्नीशियन वगैरह का ये सब नया आया है। ठीक है, तो इसीलिए इसका शुरुआत है। इसमें सीट की संख्या कम है, 5 पुरुष का, महिला का 1, 2 पुरुष का, 0 महिला। इस तरह से देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल ग्रुप में कितना सीट है, इलेक्ट्रिकल ग्रुप में 338 सीट है। इलेक्ट्रिकल ग्रुप में 338 सीट है। इनके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भी और जो डिजेबल होते हैं, दिव्यांग होते हैं, उनके लिए अलग कैटेगरी रखा गया। ठीक है, टोटल दिव्यांग का 13 सीट है और स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नातिन के लिए 2% जो आरक्षण है उसके तहत 7 सीट है। इस प्रकार से देखा जाए तो टोटल 338 इधर हो गया और 20 इधर हो गया, तो 358 सीट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल ग्रुप में कितना सीट है, 358 सीट है। 358 सीट कोई कम नहीं है। ठीक है, ये जो सीटिंग का पोजीशन है अगर देखा जाए तो वैकेंसी बहुत ही बड़ा स्तर का है और आप अभी से इसमें तैयारी में लग जाएं। और इसलिए मैं कह रहा हूं तैयारी में लग जाएं क्योंकि ये जो बीटीएससी है ये बहुत ही क्विक प्रोसेस बढ़ा रही है। इससे पहले जो वैकेंसी आई थी आईटीआई वालों के लिए तो अप्लाई करवाया, अप्लाई करवाते ही जैसे ही 10 से 12 दिन का गैप मिला था उसके बाद एग्जाम डेट दे दिया और 15 दिन के अंदर एग्जाम शुरू कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो अभी आईटीआई वालों के लिए एग्जाम खत्म हो चुका है, लास्ट 16 तारीख को हुआ है और तुरंत इन्होंने बीटेक और डिप्लोमा वाले के लिए नोटिफिकेशन जारी कर चुका है। तो जैसे ही इसका डेट लास्ट होगा 10 से 15 दिन के अंदर आपको एग्जाम का डेट आ जाएगा और एग्जाम शुरू हो जाएगा, इसलिए अभी से लग जाएं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए विशेष रूप से 358 सीट है। नेक्स्ट जो आगे प्रोसेस की बात करेंगे कि इसका जो सिलेक्शन होगा किस आधार पर होगा, जो मेरिट तैयार होगा उसका क्या क्या प्रोसेस होगा, उसकी अगर बात करेंगे तो आगे हम बढ़ेंगे। उससे पहले अगर हम आयु सीमा की बात करते हैं तो यहाँ साफ मेंशन है कि आपका जो आयु सीमा होगा भैया 1 अगस्त 2022 तक लिया जाएगा। कब तक लिया जाएगा, 1 अगस्त 2022 तक जो है काउंट किया जाएगा और 1 अगस्त 2022 को आपका न्यूनतम आयु 21 वर्ष रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए, 21 वर्ष रहना चाहिए। न्यूनतम आयु 21 वर्ष आपका होना चाहिए और मैक्सिमम आयु कितना होगा भैया, अनारक्षित के लिए 37 वर्ष, अनारक्षित के लिए 37 वर्ष, 21 से 37 वर्ष। ठीक है, इसके बीच आप अप्लाई कर सकते हैं। इनके अलावा जो बिहार सरकार का नियमानुसार आयु में जो छूट मिलता है, जैसे ओबीसी के लिए 3 वर्ष का, एससी एसटी वगैरह के लिए 5 वर्ष का, जो भी नियम है उसके अनुसार आपको छूट दिया जाएगा। बशर्ते छूट तभी मिलेगा जब आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आप रिजर्वेशन का चुनाव करेंगे। ठीक है, अगर वहां आप रिजर्वेशन का चुनाव नहीं करते हैं तब आपको ये इसका लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, आयु सीमा में जो छूट मिलती है वो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो केयरफुली करेंगे। ठीक है, और जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं, चाहे वो अनारक्षित हो, अनारक्षित महिला हो, पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित जाति जनजाति हो, सबके लिए जो छूट का नियम बनाया गया है उसको देख के आप अप्लाई करें और संबंधित डॉक्यूमेंट भी तैयार रखेंगे। उससे संबंधित डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, तो आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से अगर हम देखते हैं आगे, वही कुछ प्रोसेस दिया हुआ है। इसका क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंट टर्म दिया हुआ है कि दिव्यांगों के लिए 10 वर्ष का छूट मिलेगा। ठीक है, सामान्य प्रशासन विभाग 2019 के द्वारा सरकारी सेवक जो ऑलरेडी का नियमित रूप से काम कर रहे हैं या
क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, तो उस लोग के लिए भी छूट का अलग अलग सिस्टम बनाया गया, 5 वर्ष का मिलेगा, ठीक है, एक्सपीरियंस के आधार पर। तो वो सब आपको यहाँ पे बताया गया। नेक्स्ट जो बात करेंगे, टॉपिक नंबर जो चौथा है, इसमें क्या कह रहा है भैया, ये कह रहा है कि इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन अनुदेशक, इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन अनुदेशक के पद पर अंतिम नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन में उम्र सीमा की गणना हेतु कट ऑफ तिथि 1 अगस्त 2006 निर्धारित था। अतः वैसा उम्मीदवार जो 1 अगस्त 2007 1 अगस्त 2007 से 1 अगस्त 2022 तक अधिकतम उम्र सीमा के आधार पर पात्रता रखते थे, अद्यतन अन्य अहर्ती पूरा करते हैं, वे भी योग्य पात्र होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन एवं सोलर टेक्नीशियन के पद हेतु अधिकतम आयु सीमा उक्त छूट अनुमान नहीं है। इसको थोड़ा समझिए, ये कह क्या रहा है, कह ये रहा भैया कि इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन के लिए लास्ट टाइम जो वैकेंसी आया था 2006 में आया था, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ था, यह वैकेंसी पूर्ण नहीं हो पाया था बस किसी कारणवश, लेकिन 2006 वाले वैकेंसी में जिन्होंने भी अप्लाई किया था, ठीक है, जिन्होंने भी अप्लाई किया था या उस समय के अनुसार जो भी क्वालिफिकेशन डिटेल जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है वो धारण किए हुए थे, उनके लिए बताया जा रहा है कि 2006 में जो वैकेंसी आया था तो 2007 से लेकर 2022 के बीच अगर वो सभी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, उन्होंने जो फॉर्म डाला था, ठीक है, जो भर्ती प्रक्रिया में पूरा नहीं हो पाया, अगर इसके बीच उनका जो अधिकतम आयु सीमा का जो एज है 40 वर्ष जनरल या 37 वर्ष जो भी, उसके अंतराल में अगर उनका आता है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, केवल इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन के लिए। बाकी जो इलेक्ट्रिकल ग्रुप का है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन, सोलर टेक्नीशियन, इस पोस्ट पर वो नहीं अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि ये जो पोस्ट है इस वैकेंसी में नया ऐड होके आया, ठीक है, तो इस बात को समझना है। नेक्स्ट बात करेंगे 5वां पॉइंट क्या कर रहा है, श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत नियोजनालय एवं प्रशिक्षण के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में संविदा पर नियोजित व्यवसाय अनुदेशक के पद पर कार्य अवधि के समतुल्य अवधि की छूट अधिकतम सीमा में दी जाएगी। ये बोल रहे हैं कि जो ऑलरेडी ITI कॉलेज में संविदा पे काम कर रहे हैं उनको कार्य अनुभव के आधार पर उम्र की सीमा में छूट मिलेगा, अगर वे, और मैक्सिमम 5 वर्ष का मिलेगा। अगर वे 5 साल से काम कर रहे हैं या 5 साल से अधिक का काम कर रहे हैं तो मैक्सिमम 5 साल का छूट ले सकते हैं। कोई अगर 2 साल का कर रहे हैं तो 2 वर्ष का छूट मिलेगा, कोई अगर 2 साल 6 महीना कर रहे हैं तो वो 6 महीना भी काउंट होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ लिखा है किसी कार्यरत वर्ष के अंश को भी इसमें शामिल किया जाएगा। मान लो कि 2 साल और 3 महीना कोई काम किया है तो 2 साल के लिए तो 2 साल एबव हो जाएगा, और 3 महीना के लिए भी उसको उसका जो फार्मूला है कट ऑफ डेट उसके अनुसार निकाल के छूट दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं चयन प्रक्रिया। इस वैकेंसी में चयन कैसे होगा, इसका क्या प्रोसेस होगा। तो भैया इसका जो है प्रथम चरण क्या है, तो इसका प्रथम चरण है लिखित परीक्षा और दूसरा चरण है मेरिट लिस्ट, ठीक है, मेधा सूची निर्माण। तो पहला चरण जो लिखित परीक्षा होगा, इसमें आप साफ देख सकते हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं बल्कि नोटिफिकेशन बोल रहा है, वैकेंसी बोल रहा है। क्या बोल रहा है, लिखित परीक्षा के सभी वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, मतलब MCQ टाइप क्वेश्चन होगा। जो परीक्षा 2 घंटे की अवधि होगी और कुल 100 अंक का होगा, मतलब 100 प्रश्न आपके पास रहेंगे, आपको समय दिया जाएगा 2 घंटा, ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन का 4-4 ऑप्शन रहेगा। और इस परीक्षा की पाठ्यक्रम अगर सिलेबस की बात करेंगे तो आप साफ देख सकते हैं यहाँ कि प्रश्न टोटल 100 होगा, जिसमें 80 प्रश्न आपका कार्यक्षेत्र ज्ञान से रहेगा, मतलब आपका ब्रांच पेपर से रहेगा। 80 क्वेश्चन कहाँ से रहेगा, आपका ब्रांच पेपर से रहेगा। आप जिस ब्रांच से किए हैं, बीटेक अथवा डिप्लोमा किए हैं, इलेक्ट्रिकल ग्रुप हो, मैकेनिकल ग्रुप हो या सिविल ग्रुप है, जो भी हो, जब आप उस ग्रुप में अप्लाई करेंगे, जो आपका एग्जाम होगा वो क्या होगा, 80 क्वेश्चन आपका ब्रांच पेपर से रहेगा, टेक्निकल क्वेश्चन रहेगा, और 20 क्वेश्चन कहाँ से रहेगा, सामान्य अध्ययन जीके एवं जीएस से रहेगा। इस प्रकार टोटल 100 क्वेश्चन का एग्जाम होगा 2 घंटा का, ठीक है। और ये सब टर्म कंडीशन एक्सेप्ट क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग एवं WCS विषय के अलावा उसका जो सिलेबस वो भैया अलग है, ठीक है। तो आपको
बाकी का ये सिलेबस है। 80 रहेगा आपका ब्रांच पेपर, 20 रहेगा जीके जीएस से, ठीक है, जो कि जीके जीएस करंट अफेयर जो भी उसको समझिए। और ये जो एग्जाम होगा 2 भाषा में होगा, हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में होगा, ठीक है। कार्य क्षेत्र की बात करेंगे 80 प्रश्न के अंतर्गत डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के 3 वर्षीय डिप्लोमा हेतु निर्धारित अद्यतन पाठ्यक्रम के अनुसार पूछा जाएगा। उक्त पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट पर अलग से प्रकाशित किया जाएगा। मतलब इसका जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो बता रहे हैं कि आपका जो डिप्लोमा किया है आपने, उसका जो लेटेस्ट सिलेबस होगा, ठीक है, उसके आधार पे प्रश्न पूछा जाएगा। और इस वेबसाइट पर बजाते टॉपिक वाइज आपको कुछ दिन बाद नोटिफिकेशन आएगा, वहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन से पोर्शन से कितना क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, क्योंकि उसमें टॉपिक वाइज दिया रहेगा आपको कि आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन अराइज किया जाएगा, वो बाद की बात है। नेक्स्ट बात करेंगे जो 20 क्वेश्चन है जीके जीएस का, उसके बारे में बोल रहा है कि शेष 20 प्रश्न सामान्य अध्ययन और समसामयिक मुद्दा से पूछा जाएगा। मतलब करंट अफेयर, देश दुनिया में क्या चल रहा है, और सामान्य अध्ययन जो होता है, सब मिला के आपको 20 क्वेश्चन रहेगा। जो एग्जाम आपको होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी मतलब ऑनलाइन एग्जाम होगा, एक से अधिक पालियों में, वो तो संख्या के आधार पर होगा कितना लोग अप्लाई किए हैं। और इसका जो रिजल्ट तैयार होगा वो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को अपनाते हुए रिजल्ट तैयार होगा। नॉर्मलाइजेशन से आप सभी परिचित है, विशेष इसके बारे में बताना उचित नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग यहाँ पे कि इस एग्जाम में क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है। आपको रॉन्ग आंसर के लिए 0.25 मार्क कट हो जाएगा, सही आंसर के लिए 1 अंक मिल जाएगा। और रिजल्ट जो तैयार होगा नॉर्मलाइजेशन के द्वारा होगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस क्या होगा, मेधा सूची जो तैयार होगा, मेरिट लिस्ट, उसमें द्वितीय चरण में उपयोग होगा। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको थोड़ा सा ध्यान दे देना है। ये क्या कर रहा है, एच पॉइंट क्या कर रहा है, तो ये बता रहा है कि जनरल के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% और दिव्यांग वगैरह के लिए 32%। ये रिटन एग्जाम में इतना नंबर लाना आपको अनिवार्य है, ठीक है। ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है। इतना नंबर कम से कम आपको लाना पड़ेगा। अगर इससे आपका नंबर कम है तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा, ठीक है। तो कम से कम आपको क्वालिफाई तो करना है, इतना परसेंटेज लाके। जनरल का 40%, ओबीसी का 36.5%, अनुसूचित जाति जनजाति को 34% और दिव्यांग भाई बहनों के लिए 32%, ठीक है। इतना मार्क आपको कम से कम स्कोर करना होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, इसका जो मेरिट लिस्ट तैयार होगा, मेधा सूची का निर्धारण होगा, वो किस आधार पे होगा, ठीक है। तो उसमें 3 चीज का ध्यान रखा जाता है, 4 चीज का ध्यान रखा जाता है। यहां आप देख लीजिए, इसका जो मेरिट लिस्ट बनता है आपको 4 चीज को ध्यान में रखते हुए बनता है। सबसे पहला रिटेन एग्जाम का मार्क, रिटेन एग्जाम मार्क्स, ठीक है। आपने जो ऑनलाइन एग्जाम होगा उसमें जितना नंबर लाएंगे उसका 50% आपको दिया जाएगा। तो मान लीजिए आप टोटल लाते हैं 100% नंबर, तो 100 क्वेश्चन का 50% नंबर देगा तो मैक्सिमम 50 अंक ला सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप डिप्लोमा अथवा बीटेक में जो स्कोर लाए हुए हैं, आपका जो नंबर है, ठीक है, उसका 20% दिया जाएगा, ठीक है। रिटन एग्जाम का 50%, डिप्लोमा अथवा बीटेक में जो आपका नंबर है उसका 20% दिया जाएगा। और सीटीआई वालों के लिए, जो सीटीआई ऑलरेडी कर चुके हैं, उनको सीआईटीएस कोर्स का जितना नंबर लाए हैं उसका 30% मार्क्स मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जो संविदा वाले भाई हैं, ये तो सबको मार्क्स मिलेगा नहीं, मैक्सिमम जो 25 अंक मिलेगा अनुभव के आधार पर। मैक्सिमम 5 साल जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी बिहार सरकार के अंतर्गत इस विभाग में, संविदा वालों के लिए उनको 1 वर्ष के लिए 5 अंक दिया जाएगा, तो मैक्सिमम वो 5 साल का यूज कर सकते हैं। इस तरह से उनको 25 अंक मिल सकता है मैक्सिमम। तो नॉर्मल को इंसान को तो ये मार्क मिलेगा नहीं, तो ये मार्क केवल किनको मिलेगा, जो ऑलरेडी संविदा पे काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको 25 अंक दिया जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो
50, 20, 30 और 25, टोटल 125 मार्क्स का अंक का 125 अंक का क्या होगा, ध्यान में रखते हुए मेरिट लिस्ट तैयार होगा। इसके आधार पर जो टॉप करेंगे, जितना सीट रहेगा, ब्रांच वाइज नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया करते हुए जब रिटन एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा, सबको अपनाते हुए जो टॉप करेंगे ऊपर से उतना सीट के लिए उनको क्वालिफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, हो सकता है जो रिटन रिजल्ट निकले वो 2 गुना अथवा 3 गुना या 1.5 गुना भी दे सकता है, वो तो विभाग के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी होता है कि 3 गुना रिजल्ट देता है और डीवी करवाता है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाता है उसके बाद जिसको छटना हो, डॉक्यूमेंट वगैरह पूरा नहीं कर पाता वहां से छट जाता है, तो बाद में मेरिट लिस्ट तैयार करता है। या कभी कभी होता है कि डायरेक्ट इसके आधार पर 1:1 रेशियो में जितना सीट है उतना रिजल्ट तैयार किया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया। तो ये तो बाद की बात है और इंटरनल बात है, ये विभाग का क्या तरीका है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, रिजल्ट कितना गुना देगा नहीं देगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, यहाँ दिया हुआ कुछ परसेंटेज मेथड का, कि जब आप सीबीएसई वगैरह से करते हैं तो आपका मार्कशीट में सीजीपीए तरीका से रहता है, तो इस सब को चेंज करके आपको परसेंटेज के रूप में जब अप्लाई करेंगे तो वहां परसेंटेज के रूप में ही डालना है। ठीक है, वही सब बता रहा है, आप पीडीएफ को गौर से पढ़ लेंगे। ये सब वही कंडीशन बता रहा है कि अगर आप किसी प्रकार का छूट लेना चाहते हैं, आरक्षण लेना चाहते हैं, तो जब आप फॉर्म को भरेंगे तो उसमें दिया हुआ फॉर्मेट में जो फॉर्मेट जो दिया हुआ है उस पर डॉक्यूमेंट रेडी करेंगे, फॉर्म जहां अप्लाई करेंगे तो वहां टिक लगाना है जहां जरूरत होगा वहां। ठीक है, ये सारा प्रक्रिया दिया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं ना, ऑनलाइन आवेदन के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। कहने का मतलब यही है कि जब आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपको आरक्षण का कैटेगरी में टिक लगाना पड़ेगा कि आपको आरक्षण चाहिए नहीं चाहिए, आप ओबीसी है या नहीं है, एससी है या नहीं है। मान लीजिए कि आप ओबीसी है, टिक लगा दिए जनरल कैटेगरी में, तो क्या होगा, ओबीसी का लाभ आपको मिलेगा नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि आप ऑनलाइन किए, टिक लगा दिए ओबीसी में और ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं प्रस्तुत किए, वेरिफिकेशन में छटा गए, फिर आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो ये सब सोच समझ के काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस फॉर्म को भरने के लिए कम से कम आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उतना डॉक्यूमेंट आपको रेडी होना चाहिए। ठीक है, क्या क्या रहना चाहिए, तो जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र। इसमें एक चीज और ध्यान देने वाला है कि कैटेगरी का लाभ केवल बिहार के निवासी स्थायी निवासी जो है उन्हीं को मिलेगा, आउट ऑफ स्टेट वाले को कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा, उनको जनरल सीट पर फाइट करना पड़ेगा, जितना जनरल सीट है उस पर आके आपको लड़ना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा। ठीक है, उतना पे ही आपका सिलेक्शन मिलेगा। तो ये बिहार स्टेट वालों के लिए जाति प्रमाण पत्र चाहिए, स्थायी निवास प्रमाण पत्र चाहिए। अगर आप पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, तो उसके अनुसार सर्टिफिकेट आपको क्रीमी लेयर का बना के देना पड़ेगा, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। ठीक है, स्थायी निवास, मूल निवास जिसको डोमिसाइल कहते हैं, ये सर्टिफिकेट, और जो ईडब्ल्यूएस है आर्थिक रूप से कमजोर, उनका भी सर्टिफिकेट बनता है, आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र वो देना पड़ेगा, डोमिसाइल देना पड़ेगा। ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट जो बता रहा है, ये बोल रहा है कि केवल जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। सही बात है, क्या होता है कि ब्लॉक लेवल पर हम लोग क्या बनाते हैं, जाति आवासीय आय बनाते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप जाति प्रमाण पत्र बना लीजिए ब्लॉक लेवल पर और डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए, तो आपका क्या होगा, कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, जो जाति प्रमाण पत्र है ब्लॉक लेवल पर उसको लेके आपको नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा अगर आप ओबीसी के अंतर्गत आते हैं तो। ठीक है, यही वो बता रहा है, क्या बोल रहा है, केवल जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सदस्य हेतु क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, NCL उसको बोलते हैं, NCL सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर। तो ये जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनता है ब्लॉक लेवल पर ही बनता है, लेकिन इससे पहले आपको जाति आवासीय आय बनाना पड़ेगा, उसके बाद NCL बनेगा। जब NCL बन जाएगा तब आप फॉर्म को भरो, अप्लाई करो और इसमें उसको सबमिट करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि जाति प्रमाण पत्र बना लिए और फॉर्म सबमिट कर दिए, उसको अपलोड कर दिए तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये बहुत ही मेजर मतलब पॉइंट है ध्यान देने वाला, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट कोई खास डिटेल नहीं है, आप इसको पीडीएफ को पढ़ लेंगे, आपको विशेष समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो अब आप ऑनलाइन करेंगे उसका जो फीस की बात कर रहा है कि सामान्य वर्ग
जनरल, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस वगैरह को 600 लगेगा, अनुसूचित जाति जनजाति को 150 रुपया लगेगा, अनारक्षित वर्ग की महिला और आरक्षित वर्ग की महिला के लिए 150 लगेगा जो बिहार के स्थायी निवासी है, और आउट ऑफ स्टेट बिहार के पुरुष हो या महिला हो, टोटल आपको शुल्क भुगतान करना है जो कि 600 रुपया है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है अप्लाई करते समय। देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण निर्देश दिया हुआ है, महत्वपूर्ण निर्देश दिया हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता, आरक्षण, कार्य अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र, अंक पत्र जैसे मैट्रिक का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र, ठीक है, मैट्रिक का अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र, इंजीनियरिंग डिग्री, इंजीनियरिंग डिप्लोमा का अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र या प्रोविजनल प्रमाण पत्र, CITS का 1 वर्षीय प्रमाण पत्र, उद्योग संस्थान इत्यादि क्षेत्र में काम करने का अनुभव प्रमाण पत्र, ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास रेडी रहना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे क्या करना है, सबमिट करना है। ठीक है, स्कैन करके वहां अपलोड भी करना है। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र क्रिमिनल रहित, EWS के लिए जो होता है वो स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, बिहार राज्य के अगर स्वतंत्रता सेनानी के अंतर्गत आते हैं तो उससे रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट देना है। ठीक है, कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र, ये सब आपको अपलोड करना होगा। और इसमें एक बात और ध्यान देना है, ये सारा जो जातीय आवासीय आय इत्यादि बनाएंगे तो किस डेट तक का वैलिड होगा। ठीक है, किस डेट तक का वैलिड होगा, तो जब आप इसको पढ़ेंगे लिखा हुआ है कि उक्त सभी प्रमाण पत्र, अंक पत्र वही मान्य होंगे जिसका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल ऑनलाइन आवेदन पत्र में किया है। उक्त सभी प्रमाण पत्र, अंक पत्र का संख्या एवं निर्गत तिथि का और उल्लेख ऑनलाइन आवेदन में किया जाना एवं विहित कॉलम में अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त सभी प्रमाण पत्र, अंक पत्र दिनांक 18/10/2023 तक का निर्गत होना चाहिए। ठीक है, तो मैक्सिमम 18 अक्टूबर तक का निर्गत होना चाहिए। ठीक है, और जो सर्टिफिकेट आप यहाँ पे अपलोड करेंगे उसका सर्टिफिकेट नंबर और डेट मेंशन करेंगे, वही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेकर जाना है। अगर डिफर करेगा तो आपको वहां से छाट दिया जाएगा। ठीक है, साफ लिखा हुआ है, वही चीज आपके पास होना चाहिए। आवेदन पत्र में वर्णित सभी प्रमाण पत्र, अंक पत्र सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ठीक है, ओरिजिनल लेके जाना है, किसी भी तरह का त्रुटि होगा तो आपको वहां से कैंसिल किया जा सकता है। बाकी सभी सूचना, किसी भी प्रकार का आगे का जो प्रोसेस होगा, ये सारा सूचना www.btsc.bih.nic.in पर ही आपको मिलेगा, या पर्सनली जब एग्जाम होगा तो आपको ईमेल के माध्यम से, SMS या ईमेल के माध्यम से सूचित किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता। ठीक है, इसका बाध्यता नहीं है, इसीलिए आपको इस वेबसाइट के साथ टच में रहना है। यहाँ पे जो संविदा पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं ITI कॉलेज में, उनके लिए स्पेशल फॉर्मेट दिया हुआ है। ठीक है, अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने का, तो आप इसी फॉर्मेट में अनुभव प्रमाण पत्र अपने प्राचार्य साहब से बनवाएंगे तभी आपका वैलिड होगा। अगर आप इस फॉर्मेट का यूज नहीं करते हैं तो आपको वहां पर क्या होगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है आपका कैंसिल हो जाएगा। इसलिए केयरफुली ध्यान दे करके इस फॉर्मेट में ही बनवाएंगे। ठीक है, बाकी जो नॉर्मल लोग हैं, ठीक है, वो आप अपने उद्योग धंधा या जिस कॉलेज का लेंगे उसका लेटर पैड पर भी बनवा सकते हैं, वो आपका वैलिड हो जाएगा। लेकिन जो संविदा वाले हैं, जो ऑलरेडी इस विभाग में काम कर रहे हैं, उनको इसी फॉर्मेट पे बनाना है। ठीक है, इस तरह से साथियों ये अपना इलेक्ट्रिकल ग्रुप का सारा जानकारी था। ठीक है, तो किसी भी ग्रुप का, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो या जो भी सिविल ड्राफ्ट्समैन वगैरह है, सबका भर्ती प्रक्रिया यही है। ठीक है, भर्ती प्रक्रिया यही रहेगा, केवल सीट का अंतर है। तो अलग अलग PDF वेबसाइट पे दिया हुआ, वहां जाके आप अपने ग्रुप के अनुसार उसको केयरफुली एक बार PDF को पढ़ें और सीट की जानकारी लें। इसके अलावा WCS वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए स्पेशल वैकेंसी आया हुआ है, स्पेशल नोटिफिकेशन जो नीचे लास्ट में था वो है, उस पर एक सेपरेट वीडियो हम बना देंगे, वहां से आप उससे संबंधित सारी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसका भर्ती प्रक्रिया अलग है, एग्जाम का जो सिलेबस है वो अलग है, उसका एग्जाम का पैटर्न अलग है, हर कुछ अलग है। ठीक है, तो इसके आधार पे आप अप्लाई करें, और किसी भी तरह का आपको परेशानी होता है अप्लाई करने के दौरान या किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।